स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे डी फार्मेसी सेकेंड ईयर में सब्जेक्ट पढ़ रहे थे फार्माकोलॉजी। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एंजाइना पेक्टोरिस, उसकी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ेंगे, उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन पढ़ेंगे। बस इतना ही पढ़ेंगे। जो मेन है स्टूडेंट्स, जो क्लासिफिकेशन एंड मैकेनिज्म है, क्लासिफिकेशन एंड मैकेनिज्म मेन है। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देख लेते हैं एंजाइना पेक्टोरिस होता क्या है। एंजाइना पेक्टोरिस होता क्या है। एंजाइना पेक्टोरिस, या हम इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, चेस्ट पेन। यही लिख लो डेफिनेशन स्टूडेंट्स एंजाइना पेक्टोरिस की, चेस्ट पेन ड्यू टू इम्बैलेंस बिटवीन, या मैं तो नोट्स तो प्रोवाइड करवा ही रहा हूं आपको स्टूडेंट्स, तो मैं समझा रहा हूं बस आपको। ठीक है स्टूडेंट्स, जो चेस्ट पेन एंजाइना पेक्टोरिस की डेफिनेशन बता रहा हूं मैं आपको। चेस्ट पेन ड्यू टू इम्बैलेंस बिटवीन ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ हार्ट एंड ऑक्सीजन सप्लाई टू इट थ्रू कोरोनरी वेसल। क्या मतलब है इस लाइन का। चेस्ट पेन, एक पहले इस लाइन का मतलब समझो। चेस्ट पेन ड्यू टू इम्बैलेंस बिटवीन ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ हार्ट। बॉडी में चेस्ट में पेन हुआ किसकी वजह से, ऑक्सीजन की कमी से, और ऑक्सीजन सप्लाई भी किसके थ्रू हुई, कोरोनरी वेसल के थ्रू, या कोरोनरी आर्टरी या कोरोनरी वेन में, कौन से भी सप्लाई हुई, कोरोनरी आर्टरी से हुई चाहे सप्लाई, चाहे कोरोनरी वेन से हुई सप्लाई। ठीक है स्टूडेंट्स, कोरोनरी आर्टरी या वेन से सप्लाई हुई तो वो सीधा ब्लड में गई, मतलब कोरोनरी आर्टरी और वेन ऑक्सीजन में सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं कोरोनरी आर्टरी और वेन में। ठीक है, और उसी कोरोनरी आर्टरी और वेन में ऑक्सीजन की कमी होगी तो उसे हम कमी होगी तो चेस्ट पेन होएगा। चेस्ट पेन होएगा तो क्या होएगा, हार्ट अटैक आ जाएगा। हार्ट अटैक आ जाएगा तो इसे हम बोलेंगे एंजाइना पेक्टोरिस। ठीक है स्टूडेंट्स, एंजाइना पेक्टोरिस को इस कॉल्ड एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस के 3 टाइप होते हैं, स्टेबल एंजाइना, स्टेबल एंजाइना, स्टेबल एंजाइना, वेरिएंट एंजाइना, वेरिएंट एंजाइना, अनस्टेबल एंजाइना, अनस्टेबल एंजाइना, अनस्टेबल एंजाइना। स्टेबल एंजाइना में, स्टेबल एंजाइना कौन से होते हैं, स्टेबल एंजाइना वो होते हैं ड्यू टू स्टेबल एंजाइना होता क्यों है, पहले ये देखो। ठीक है स्टूडेंट्स, स्टेबल एंजाइना ड्यू टू आर्थरोस्क्लेरोसिस ऑफ कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी है जो, उसमें आर्थरोस्क्लेरोसिस का हो जाना। एथरोस्क्लेरोसिस होता क्या है, एथरोस्क्लेरोसिस वो होता है कोरोनरी आर्टरी, ब्लड वेसल के 2 टाइप्स में आ जाता है कोरोनरी आर्टरी। ठीक है स्टूडेंट्स, कोरोनरी आर्टरी में फैटी टिश्यू का डिपॉजिट हो जाना, उसे ही हम बोलेंगे एथरोस्क्लेरोसिस। ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ फैटी टिश्यू इज कॉल्ड एथरोस्क्लेरोसिस, और वो फैटी टिश्यू कोरोनरी आर्टरी में डिपॉजिट हो चुका है। ठीक है स्टूडेंट्स, उसे अगर फैटी टिश्यू डिपॉजिट होएगा तो ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाएगी, उसी की वजह से हार्ट अटैक के चांसेस ज्यादा रहेंगे। उसके लिए चेस्ट पेन होएगा तो देन हार्ट अटैक के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे आपके। स्टेबल एंजाइना हो गया। वेरिएंट एंजाइना क्या होता है, वेरिएंट एंजाइना क्यों होता है, इसे हम प्रिंज मेटल्स एंजाइना भी बोलते हैं। प्रिंज मेटल एंजाइना, प्रिंज मेटल्स एंजाइना ड्यू टू किस लिए होता है, ड्यू टू कोरोनरी वैसोस्पासम। ड्यू टू कोरोनरी वैसोस्पासम। कोरोनरी वैसोस्पासम होता क्या है, कोरोनरी वैसोस्पासम वो होता है जैसे वैसो डायलेटर होता है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, वैसे ही वैसोस्पासम होता है। उसे ही हम कहेंगे, अगर वैसोस्पासम हो जाएगा तो वेरिएंट एंजाइना हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, या लिख लो इस लाइन को, वेरिएंट एंजाइना में ड्यू टू कोरोनरी
लिख लो नोटबुक में अपने सभी स्टूडेंट्स, ड्यू टू कोरोनरी वैसोस्पाज्म, ड्यू टू कोरोनरी वैसोस्पाज्म। अनस्टेबल एंजाइना कौन से होते हैं? अनस्टेबल एंजाइना वो होते हैं जहां पे, अनस्टेबल एंजाइना क्यों होता है? अनस्टेबल एंजाइना इसलिए होता है ड्यू टू रप्चर ऑफ एथ्रोमेटस प्लेक्यू एंड प्लेटलेट एग्रीगेशन एट रप्चर प्लेक्यू। मतलब क्या है इस लाइन का? ड्यू टू रप्चर ऑफ एथ्रोमेटस प्लेक्यू मतलब फैटी टिश्यू का ब्रेक डाउन हो जाना। ठीक है स्टूडेंट्स, फैटी टिश्यू तो ब्रेक डाउन हो गया तो ब्लड सप्लाई ऑटोमेटिकली फ्लो होने लगी दोबारा से। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड बट उसके बाद प्लेटलेट का एग्रीगेट हो गया, मतलब प्लेटलेट का गुच्छा बन गया। प्लेटलेट का गुच्छा बन गया तो ब्लड वेसल मतलब ब्लड हीमोग्लोबिन बॉडी में बढ़ गया। हीमोग्लोबिन बढ़ गया तो खून गाढ़ा हो गया। खून गाढ़ा हो गया तो फिर उसके बाद ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाई पूरी अच्छी तरह से बॉडी में, और ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाई तो अच्छा चेस्ट पेन होने लगा। चेस्ट पेन होने लगा तो हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ने लगे। हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ने लगे तो अनस्टेबल एंजाइना होने लगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये होता है अनस्टेबल एंजाइना। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसकी क्लासिफिकेशन। मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स इसकी क्लासिफिकेशन है, ये लिख लो। उसके बाद हम इसकी क्लासिफिकेशन करेंगे। क्लासिफिकेशन में क्या है स्टूडेंट्स? क्लासिफिकेशन में बिल्कुल सिंपल है स्टूडेंट्स, ज्यादा कोई मुश्किल नहीं है। क्लासिफिकेशन में वही जो हमने बीटा ब्लॉकर, नाइट्रेट, अगर आपने मेडकेम में पढ़ा हो, मेडकेम और फार्माकोलॉजी बिल्कुल सिमिलर है, बिल्कुल ही सिमिलर है। अगर आपको मेडकेम में क्लासिफिकेशन आ गई ना तो फार्माकोलॉजी आ गई आपको। ठीक है स्टूडेंट्स, फार्माकोलॉजी में मतलब चलो हम टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। किस पे, कौन से टॉपिक पे थे हम? एंजाइना पेक्टोरिस की क्लासिफिकेशन कर रहे थे। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लासिफिकेशन में एंजाइना, क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस, एंजाइना पेक्टोरिस, क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस। क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस की सबसे पहले क्लासिफिकेशन है नाइट्रेट। नाइट्रेट में कौन कौन सी ड्रग आ जाती है, ये क्लासिफिकेशन में सारी लिखवाऊंगा स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, नाइट्रेट में सबसे पहले ड्रग कौन सी आ जाती है? नाइट्रोग्लिसरीन, 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 ग्लिसराइल नाइट्रेट भी, ग्लिसराइल ट्राई नाइट्रेट भी बोलते हैं इसको, ट्राई नाइट्रेट। सबसे पहले मेरे साथ बोलो, सबसे पहले कौन सी ड्रग आई? नाइट्रोग्लिसरीन, जिसे हम बोलेंगे ग्लिसराइल ट्राई नाइट्रेट, ग्लिसराइल ट्राई नाइट्रेट। दूसरी आइसोसोर्बाइड। ये सारी ड्रग स्टूडेंट्स बीपी में और चेस्ट पेन में यूज होती है। आइसोसोर्बाइड डाई नाइट्रेट, आइसोसोर्बाइड डाई नाइट्रेट। ठीक है स्टूडेंट्स, आइसोसोर्बाइड डाई नाइट्रेट, आइसोसोर्बाइड। और तीसरी ड्रग है, लास्ट ड्रग, आइसोसोर्बाइड, आइसोसोर्बाइड मोनोनाइट्रेट, आइसोसोर्बाइड मोनोनाइट्रेट। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पे आए तो आए बीटा ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर में बहुत सारी ड्रग आ जाती है स्टूडेंट, मेटोप्रोलोल, एटेनोलोल, प्रोप्रेनोलोल। एक चीज हमेशा ध्यान रखना स्टूडेंट्स, अस्थमा वाले पेशेंट को बीटा ब्लॉकर की ड्रग्स कभी नहीं चलाएंगे, कभी भी नहीं चलाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अस्थमा वाले पेशेंट को कोई भी हॉस्पिटल हो किसी का भी, वो अस्थमा वाले पेशेंट को बीटा ब्लॉकर ड्रग्स बिल्कुल भी नहीं चलानी चाहिए। बीटा ब्लॉकर में एटेनोलोल आ गई, एटेनोलोल बीपी में यूज होती है।
ठीक है स्टूडेंट्स, प्रोप्रेनोलोल, प्रोप्रेनोलोल, मेटोप्रोलोल, मेटोप्रोलोल, और भी बहुत सारी एक्सेट्रा, बहुत सारी ड्रग्स है बीपी की तो, बीपी की तो बहुत सारी ड्रग है। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद हम कौन सी ड्रग आई, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की बात करें तो कौन सी आई, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की बात करें तो हम उसके बाद आ जाएगा, उसके बाद आएगा स्टूडेंट्स थर्ड क्लासिफिकेशन है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, जो हमने हाइपरटेंशन की ड्रग्स में पढ़ा था। हाइपरटेंशन की ड्रग्स में कौन कौन सी ड्रग्स पढ़ी थी बताओ स्टूडेंट्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की वेरापामिल, डिल्टाइजम, निफ्डिपिन, एम्लोडिपिन। ठीक है स्टूडेंट्स, वेरापामिल लिखने की जरूरत है नहीं शायद से मेरे को, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में करवा दिया था कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की सारी ड्रग्स। ठीक है स्टूडेंट्स, डिल्टाइजम, वेरापामिल और निफ्डिपिन, एम्लोडिपिन, निकार्डिपिन, और भी बहुत सारी ड्रग्स है, ये तो बहुत थोड़ी ड्रग्स है, और भी बहुत सारी ड्रग्स है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की। और उसके बाद नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आएगी, पहले ये लिख लो स्टूडेंट्स, उसके बाद नेक्स्ट क्लासिफिकेशन करेंगे एंजाइना पेक्टोरिस की। लिख लिया स्टूडेंट्स, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लासिफिकेशन कर रहे हैं एंजाइना पेक्टोरिस की। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आएगी, नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो है पोटेशियम चैनल ओपनर। पोटेशियम चैनल जो फोर्थ है पोटेशियम चैनल ओपनर, जो पोटेशियम के चैनल को जो ड्रग्स होती है जो ओपन करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, पोटेशियम चैनल ओपनर, ओपनर पोटेशियम चैनल ओपनर में सिर्फ एक ही ड्रग है स्टूडेंट्स, एक ही ड्रग्स काफी है, आप एक ही ड्रग याद कर लो, निकार्डिपिन। वैसे तो बहुत सारी ड्रग्स है, निकार्डिपिन, उसके बाद अदर ड्रग जो बच गई बीपी की, एस्पिरिन हो गया, एस्पिरिन, ट्राइमेटाजिडीन, ट्राइमेटाजिडीन। ठीक है स्टूडेंट्स, एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसको। पोटेशियम सबसे पहले शुरू से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने नाइट्रेट में पढ़ा, नाइट्रेट में कौन सी ड्रग पढ़ी, ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट, आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट, आइसोसोर्बाइड मोनोनाइट्रेट। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद हमने बीटा ब्लॉकर पढ़ा, बीटा ब्लॉकर में कौन सी ड्रग पढ़ी, मेटोप्रोलोल, अटेनोलोल, प्रोप्रेनोलोल एक्सेट्रा, बहुत सारी ड्रग्स है। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद हमने पढ़ी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में कौन सी ड्रग्स पढ़ी, वेरापामिल, डिल्टाइजम, निफ्डिपिन, एम्लोडिपिन, निकार्डिपिन। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद हमने पढ़ी पोटेशियम चैनल ओपनर, जो पोटेशियम के चैनल को ओपन करती हो, निकार्डिपिन। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद जो अदर ड्रग बची जो बीपी की, एस्पिरिन, ट्राइमेटाजिडीन। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद हम इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन करेंगे हर ड्रग्स का। हर ड्रग्स का सिर्फ एक लाइन का मैकेनिज्म है, इट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सिर्फ एक ही लाइन का लिखना है, ज्यादा बड़ा नहीं लिखना मैकेनिज्म स्टूडेंट्स। ठीक है, कौन सी भी क्लासिफिकेशन का, जैसे हमने कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिख दिया, कोई बात नहीं, सारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बिल्कुल सेम है। कैल्शियम चैनल का ब्लॉकर का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिख दो, सारे एक ही में ही आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, मैं तो आपको नाइट्रेट का भी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन करवा दूं पर वो बहुत बड़ा है, ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का ही कर लो, वही काफी है आपके लिए। इट
इट इनहिबिट एल टाइप, जो एल टाइप के कैल्शियम चैनल होते हैं ना, इट इनहिबिट एल टाइप कैल्शियम चैनल इन हार्ट, जो हार्ट में प्रेजेंट होते हैं, इट इनहिबिट एल टाइप कैल्शियम चैनल इन हार्ट, हार्ट एंड रिड्यूसिंग, जो रिड्यूस करेंगे, डिक्रीज करेंगे, किस किस को डिक्रीज करेंगे, बीपी को, रिड्यूसिंग ब्लड प्रेशर, रिड्यूसिंग ब्लड प्रेशर एंड हार्ट रेट, हार्ट रेट। ठीक है स्टूडेंट्स, यही काफी है, बस इतना ही लिख लो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये काफी है। उसके बाद हम पढ़ेंगे फार्माकोलॉजिकल एक्शन, लास्ट टॉपिक। ठीक है स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक फार्माकोलॉजिकल एक्शन। फार्माकोलॉजिकल एक्शन से समझा दूंगा, नोट्स में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, सर को मैं भेज दूंगा नोट्स, वो सर आपको भेज देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, और बिल्कुल इजी लैंग्वेज में नोट्स है स्टूडेंट्स। उसके बाद हम पढ़ेंगे फार्माकोलॉजिकल एक्शन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन। फार्माकोलॉजिकल एक्शन में सबसे पहले आ जाती है वस्कुलर स्मूथ मसल, वस्कुलर स्मूथ मसल। पहले नाम लिख रहा हूं, फिर समझाऊंगा। वस्कुलर स्मूथ मसल, वस्कुलर स्मूथ मसल में 3 टाइप आ जाते हैं स्टूडेंट्स। वस्कुलर स्मूथ मसल में प्रीलोड रिडक्शन, आफ्टरलोड रिडक्शन, आफ्टरलोड रिडक्शन, आफ्टरलोड रिडक्शन, प्रीलोड रिडक्शन। जो प्रीलोड, प्री मतलब पहले, आफ्टर मतलब बाद में। ठीक है स्टूडेंट्स, प्रीलोड रिडक्शन, आफ्टरलोड रिडक्शन, और रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोरोनरी ब्लड फ्लो। जो कोरोनरी आर्टरी में या वेन में ब्लड फ्लो हो रहा है, उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन, दोबारा से डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट मतलब फैलना, कोरोनरी ब्लड फ्लो। ठीक है स्टूडेंट्स, बस एक ही काफी है फार्माकोलॉजिकल एक्शन। सबसे पहले हम बात करें प्रीलोड रिडक्शन में। प्रीलोड रिडक्शन में पूरा स्टेप बाय स्टेप है स्टूडेंट्स। प्रीलोड रिडक्शन में सबसे पहले आएगा, प्रीलोड रिडक्शन में जो वेसल है, सबसे पहले काम क्या हुआ है। चलो स्टूडेंट्स, स्टेप बाय स्टेप सारे एक एक करके पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे प्रीलोड रिडक्शन, पहले पढ़ेंगे प्रीलोड रिडक्शन। बस स्टूडेंट्स खत्म होने वाला है, बस ये 3 ही रह गए हैं। पहले पढ़ेंगे प्रीलोड रिडक्शन। सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा डायलेशन होएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, डायलेशन होएगा। डायलेशन किसका होएगा, वेसल्स का, ब्लड वेसल्स का। सबसे पहले ब्लड वेसल का डायलेशन होएगा, मतलब डायलेट हो जाएगी ब्लड वेसल। उसके बाद डायलेशन के बाद पूलिंग ऑफ ब्लड इन वेन, ब्लड इन वेन। पूलिंग का मतलब होना पुश होना, ब्लड पुश करेगा वेन के अंदर एंटर करने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, पूलिंग ऑफ ब्लड इन वेन। उसके बाद डिक्रीज वेनस रिटर्न टू हार्ट, डिक्रीज वेनस रिटर्न टू हार्ट। मतलब जो वेन में जो ब्लड प्रेजेंट होता है, उसकी जो ब्लड फ्लो की कैपेसिटी हो जाती है वो डिक्रीज हो जाती है, और वो वापिस हार्ट में चला जाता है। उसके बाद डिक्रीज वेनस रिटर्न टू हार्ट। उसके बाद आएगा डिक्रीज इन एंड डायस्टोलिक प्रेशर। जो प्रेशर
डिक्रीज एंड डायस्टोलिक प्रेशर। जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर में दो टाइप्स बताए थे, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। सिस्टोलिक में और डायस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर होता है वो डिक्रीज हो जाएगा, बहुत ही कम हो जाएगा। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 से कम 80 होता है, ठीक है स्टूडेंट, 80 से बिलो हो जाएगा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। उसके बाद लास्ट स्टेप, डिक्रीज इन ऑक्सीजन डिमांड। डिक्रीज इन ऑक्सीजन डिमांड, डिक्रीज इन ऑक्सीजन डिमांड। जो ऑक्सीजन, जो ब्लड फ्लो में हार्ट में ऑक्सीजन जा रही है उसकी भी कैपेसिटी डिक्रीज हो जाएगी। अच्छी तरह से ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा हार्ट ब्लड वेसल्स को, हार्ट और ब्लड वेसल्स को, और हार्ट और ब्लड वेसल को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा तो फिर उसकी वजह से एंजाइना पेक्टोरिस हो जाएगा, उसकी वजह से चेस्ट पेन हो जाएगा। चेस्ट पेन होने के बाद हार्ट अटैक आ जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद हम पढ़ेंगे आफ्टर लोड रिडक्शन। सिर्फ यही पढ़ा था स्टूडेंट्स, उसके बाद तो छोटे छोटे हैं सब। प्री लोड रिडक्शन, अब लास्ट बच गया आफ्टर लोड रिडक्शन। प्री लोड रिडक्शन, उसके बाद बच गया आफ्टर लोड रिडक्शन। आफ्टर लोड रिडक्शन, आफ्टर लोड रिडक्शन। आफ्टर लोड रिडक्शन में क्या होगा स्टूडेंट्स? आफ्टर लोड रिडक्शन में वो, आफ्टर लोड रिडक्शन में सबसे पहले आर्टरीज का डायलेशन होएगा। उसमें तो आर्टरी और वेन का दोनों का डायलेशन हो रहा था, इसमें क्या होएगा? आर्टरी का डायलेशन होएगा सबसे पहले, ठीक है स्टूडेंट। आर्टरी का डायलेशन होने के बाद उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आएगा, आर्टरी का डायलेशन होने के बाद उसके बाद हम करेंगे, चलो लिख लेते हैं पहले स्टूडेंट्स, आर्ट्रियोलर आर्टरी या फिर आर्टरी डायलेशन, आर्टरी डायलेशन। उसके बाद जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज हो जाएगा, जो रेजिस्टेंस है वो भी डिक्रीज हो जाएगा, रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा? डिक्रीज इन कार्डियक वर्क, डिक्रीज इन कार्डियक वर्क। जो हार्ट की जो पंपिंग हो रही है वो भी डिक्रीज हो जाएगी, हार्ट की पंपिंग डिक्रीज हो जाएगी ऑटोमेटिकली, चेस्ट पेन होएगा, उसके बाद देन हार्ट अटैक आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। बस जो मेन है वो चेस्ट पेन होना ही है एंजाइना पेक्टोरिस में, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद हम लास्ट पढ़ेंगे रिलैक्सेशन ऑफ। उसके बाद हमने प्री लोड रिडक्शन हो गया स्टूडेंट्स, आफ्टर लोड रिडक्शन हो गया, और एक और बच गया स्टूडेंट्स, एक और कौन सा बच गया? रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोरोनरी ब्लड फ्लो। रिडिस्ट्रीब्यूशन में ऐसे ही समझा देता हूं मैं स्टूडेंट्स आपको। रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोरोनरी ब्लड फ्लो में होता क्या है? रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोरोनरी ब्लड फ्लो में जो इस्केमिक एरिया होता है जहां पे ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होती हार्ट में, ठीक है, वहां पे ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होती तो उसकी वजह से रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ब्लड फ्लो, और आर्टरी या वेन्स में ब्लड फ्लो रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो उसकी वजह से ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाती। ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाती स्टूडेंट्स, तो उसके बाद ऑटोमेटिकली चेस्ट पेन होएगा, चेस्ट पेन होएगा तो ऑटोमेटिकली हार्ट अटैक आ जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद हम लास्ट पढ़ेंगे फार्माकोलॉजिकल एक्शन का लास्ट टॉपिक, रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल। पहले हमने मस्कुलर स्मूथ मसल पढ़ा था, अब रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल, रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल, रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल। रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल में कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं? स्मूथ मसल को कौन कौन सी रिलैक्स कर देती है? ब्रोंकाई जो यहाँ पे प्रेजेंट होती है जिससे बलगम आ जाता है, ब्रोंकाई, बिलरी ट्रैक जो बाइल जूस सिक्रीट करवाती है, ठीक है स्टूडेंट्स। ओसियोफेगस जो माउथ से एनस तक प्रेजेंट होती है। बस यही है स्टूडेंट्स,
और आपका एंजाइना पेक्टोरिस खत्म हो चुका है। आज के लिए काफी है स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे एंटी एरिथमिक ड्रग। आज के लिए काफी है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।